एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये ओआस टॉप 10 2017 का डे 28 है, जिसमें हम एक नई कैटेगरी के बारे में डिस्कस करेंगे जो 9th नंबर पे आती है हमारी वल्नरेबिलिटी, जिसका नाम है यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज़। ठीक है, तो ये लास्ट हमने जो डिस्कस की थी वो इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन था 8 नंबर की। तो आज हम एक नई स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, जिसका नाम है यूजिंग कंपोनेंट्स विथ नोन वल्नरेबिलिटीज़। तो ये जो नाम है, इसी में आप समझ रहे होगे कि इसकी क्या ये कर रहा है, क्या इसका मतलब है। यूजिंग कंपोनेंट, कंपोनेंट्स मीन हम जो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन हम जो यूज़ करते हैं विथ नोन वल्नरेबिलिटीज़। तो ये डिपेंड ऑन, टोटली डिपेंड है जो हमारे अपडेट्स होते हैं। ठीक है, जो हम अपडेट रेगुलर बेसिस पे नहीं करते हैं अपने सॉफ्टवेयर से, उन वजह से जो जो वल्नरेबिलिटी अराइज होती है, तो उसी का है। जैसे कोई वर्ज़न किसी सॉफ्टवेयर का, कोई वर्ज़न वल्नरेबल है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जबकि जो वेंडर है उस सॉफ्टवेयर का, उस एक्सटेंशन का, किसी का भी आप कुछ ले लीजिए, एक सॉफ्टवेयर की हम बात करते हैं, अगर उसका जो वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं वो वल्नरेबल है और वेंडर ने उसका कोई अपडेट रिलीज़ कर दिया, पर तब भी हम उसका पुराना वर्ज़न ही यूज़ कर रहे हैं, तो वही चीज़ हमारी इस वाली कैटेगरी में आती है, यूजिंग कंपोनेंट विथ नोन वल्नरेबिलिटीज़। तो अगर हम उसको अपडेट नहीं करेंगे, उसके पैचेस नहीं लगाएंगे, उसमें उसको डे टू डे हम अपडेशन उसमें नहीं करेंगे, तो हम जो होगा वो सॉफ्टवेयर, जो वल्नरेबल सॉफ्टवेयर, वो उस वर्ज़न, जो वर्ज़न हम यूज़ कर रहे हैं, वो एक हाई रिस्क पे होगा। ठीक है, वो कभी भी कोई भी अटैकर उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि वो नॉन वल्नरेबिलिटी है उस वर्ज़न के लिए, उसको पब्लिकली नोन है। ठीक है, पब्लिकली एक्सपोज हो गई है वो, उसका हमें सीवी भी मिल रहा है, उसका एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल है, बट तब भी हम वही वाला वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, तो वो एक हाई रिस्क पे है। तो ये है इस वाली वल्नरेबिलिटी का पूरा मतलब। तो ये ओआस टॉप 10 2021 की लिस्ट में 6 नंबर पे आ गई थी, जो 2017 में हमारी 9th नंबर में है। तो इसको, इसकी जो अटैक हुए थे हमारे, जो हमारे ओआस लिस्ट रिलीज़ करता है, उसमें ये 9 से 6 पोजीशन में आ गई थी। ठीक है, 2021 पे। तो अब हम एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे कि कोई एक सिंपल वेबसाइट होती है ना, और उस वेबसाइट में एक पर्सनल ब्लॉग वाला कॉलम होता है। तो वो जो ब्लॉग होता है या जो वेबसाइट बनती है, उसमें लॉट ऑफ डिपेंडेंसीज रहती हैं। डिपेंडेंसीज मींस उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन्स यूज़ होते हैं, एक्सटेंशंस यूज़ होते हैं, या और भी कोई थर्ड पार्टी कोड हमारा यूज़ होता है। तो हमने वेबसाइट तो सिक्योर कर ली, पर जो हमारे थर्ड पार्टी कोड हैं, जो एक्सटेंशन हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, अगर उनको भी हमने अप टू डेट नहीं रखा, तो उनके कारण भी हमारे, उनकी वजह से भी हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। ठीक है, हम पर अटैक हो सकता है। तो वेबसाइट हमने सिक्योर कर दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिस्क पे नहीं हैं। हम जो जो हम उसमें डिपेंडेंसीज यूज़ कर रहे हैं, मींस उस वेबसाइट को क्रिएट करने में हमने जो जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, प्लगइन्स, एक्सटेंशंस जो भी हमने यूज़ किए हैं, उनको भी हमें अप टू डेट रखना है। ठीक है, तो इस वल्नरेबिलिटी का पूरा मतलब यही है। क्योंकि जब डेवलपमेंट के टाइम पे ना, जो डेवलपर होते हैं वो यूज़ करते हैं बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज भी, कंपोनेंट्स भी, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में, जिससे उनका टाइम और एफर्ट सेफ हो। इस वजह से वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं, कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। तो हमें उन चीज़ों को भी प्रॉपर अप टू डेट रखना है। उनकी वजह से भी हम हाई रिस्क पे हो सकती है हमारी वेबसाइट। इसका पूरा, इस वल्नरेबिलिटी का मतलब यही है कि जो भी कोई वर्ज़न रिलीज़ हुआ है, अगर वो वल्नरेबल है, तो हमें टाइमली उसको, उसके पैचेस कर लेने चाहिए। उसमें अपडेशन जो भी रिलीज़ किया है वेंडर ने,
वो हमें अपडेट कर लेना चाहिए। तो हमेशा हम जब भी कोई मिटिगेशन की प्रिवेंशन की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट उसमें हमेशा आता है। तो वही चीज़ है इसमें, इस वाली वर्नेबिलिटी में हमें वही बताया गया है। तो आज की जो लैब है जिसका नाम सेलसॉक है, ठीक है, तो सेलसॉक क्या है ना, ये एक वर्नेबिलिटी है, ठीक है। ये वर्नेबिलिटी फाइंड हुई थी हमारी 2014 में। इसको सेलसॉक अटैक को हम बैश डोर भी कहते हैं, बैश बग भी करते हैं, क्योंकि बैश शेल में हुआ था ये, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी वर्नेबिलिटीज है जो डिस्कवर की गई थी बैश शेल में, मतलब बॉर्न अगेन शेल में, ठीक है, सितंबर 2014 में। जैसे कि जो भी जिसने भी लिनक्स पे काम किया होगा उसने बैश तो सुना ही होगा, क्योंकि बैश एक वाइडली यूज्ड कमांड लाइन शेल होता है, ठीक है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसमें इंक्लूडिंग होती है लिनक्स भी और मैक ओएस भी। तो ये जो सेल शॉक अटैक है ना, ये क्या कर रहा था, ये अलाउ कर रहा था अटैकर्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए आर्बिट्री कोड्स को इसमें वर्नेबल सिस्टम पे, जिससे वो गेन कर रहे थे अनऑथराइज्ड एक्सेस और कंट्रोल उस वेब सर्वर पे। तो इसके मैं ब्रीफली आपको मैंने बता दिया। ये जो मेन जो अटैक था वो बैश शेल पे था, ठीक है, और इसके हेल्प से जो अटैकर्स थे वो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर पा रहे थे, ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कर पा रहे थे इस अटैक की हेल्प से। तो ये चीज़ थी हमारी सेल शॉक की। अब जो सेल शॉक में क्या होता है ना, एक क्वेश्चन होता है हाउ अ सेल शॉक अटैक टिपिकली वर्क। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है एक मैलिशियस कोड, क्योंकि ये वेब अटैक है। तो मैंने आपको बताया मोस्टली वेब अटैक में इंजेक्शंस ही होते हैं। अभी तक आप जितने भी हमने डिस्कस किया है उसमें इंजेक्ट ही कर रहे हैं हम कोई मैलिशियस कोड। तो इसमें क्या करता है, अटैकर क्राफ्ट करता है एक मैलिशियस एचटीटीपी रिक्वेस्ट, या कोई सीजीआई स्क्रिप्ट हो सकती है, या कोई भी मीन होता है सेंडिंग डाटा टू वर्नेबल सर्वर पे हमें करना है, ठीक है। चाहे वो आपकी एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो मैलिशियस, या कोई सीजीआई स्क्रिप्ट हो, ठीक है, या कोई भी मीन्स हो सेंडिंग डाटा टू अ वर्नेबल सर्वर। तो अटैकर क्या करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे एक स्पेशली क्राफ्टेड इन्वायरमेंट वेरिएबल को उस रिक्वेस्ट में, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, बैश एग्जीक्यूशन होगा। जैसे मैं बताया था कि ये बैश शेल पे है, तो बैश एग्जीक्यूशन होगा, ठीक है। जब सर्वर प्रोसेस करेगा ना जो इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है, जो मैलिशियस एचटीटीपी रिक्वेस्ट अटैकर ने भेजी है उसको प्रोसेस्ड करेगा, ठीक है, और पास करेगा इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को बैश शेल में। उसके बाद बैश क्या होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा उस एम्बेडेड कोड को उन वेरिएबल्स में, ठीक है। तो ये सेकंड फेज होता है हमारा बैश एग्जीक्यूशन। सबसे पहले क्या था, इंजेक्शन ऑफ मैलिशियस कोड, इंजेक्ट किया अटैकर ने मैलिशियस कोड को। सेकंड में हुआ बैश का एग्जीक्यूशन। थर्ड में होता है आर्बिट्री कोड एग्जीक्यूशन। अब जो हमारी प्रोसेस हो गई है बैश एग्जीक्यूशन के बाद, बैश एग्जीक्यूशन ने उसे प्रोसेस कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अटैकर को अलाउड हो जाएगा एग्जीक्यूट करना आर्बिट्री कमांड्स को सर्वर पे, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरीके से इन स्टेप से सेल शॉक जो अटैक है वो परफॉर्म किया जाता है। तो ये इसके इसी के ऊपर हमारी ये लैब है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कैसे हम सीजीआई स्क्रिप्ट को करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन है वो वर्नेबल है या नहीं है। इसमें तो हमें सीधे बता दिया है शेल शॉक से वो वर्नेबल है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन से अटैक से वर्नेबल है या नहीं है। तो आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। इन द एक्सरसाइज वी विल फोकस ऑन OWASP 8.9 यूजिंग component with known vulnerabilities flaws and we perform attack against a web server which is vulnerable to, ये देखो CVE भी है इसका। जैसे मैंने बताया था सितंबर 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी ये वाली जो ये अटैक था,
तो CVE भी 2014 की है, तो अभी ये CVE देखेंगे हम। तो गोल हमारा है एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड्स ऑन द टारगेट मशीन में। ठीक है, हमने एक्सप्लॉइट करनी है वल्नरेबिलिटी और एग्जीक्यूट करनी है आर्बिट्री कमांड्स को हमारे टारगेट मशीन में। तो ये सेम गोल हमारा लास्ट वाले उसमें भी इनसिक्योर डीसीरियलाइजेशन वाली वल्नरेबिलिटी में भी था, जो हमने डिस्कस की थी A8 में। सेम चीज़ हम A9 में भी करेंगे, एप्लीकेशन में चेंजेस होगा। और जो हमारा गोल है वो ये सेम है, एक्सप्लॉइट करनी है वल्नरेबिलिटी। इसमें हमें सेल शॉक वन अटैक करना है और एग्जीक्यूट करना है आर्बिट्री कमांड हमारे टारगेट मशीन पे। तो आई होप आपको आज की लैब क्लियर हो गई होगी। अब हम आज की लैब स्टार्ट करते हैं अपनी। तो अपना हम टर्मिनल में चले जाते हैं। सबसे पहले मैं IP फाइंड आउट करता हूँ। IP ADDR 192.193.131.2 मेरी वाली IP है, तो .3 हो जाएगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसमें हम हमेशा की तरह जैसे nmap रन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से पोर्ट ओपन है टारगेट सर्वर पे। तो हमको पता चला है 80 पोर्ट ओपन है हमारा, तो इसका मतलब कोई वेब एप्लीकेशन होस्टेड है हमारे टारगेट सर्वर पे। तो फायरफॉक्स में जाते हैं। ओके, तो ये वाली एप्लीकेशन हमारी ओपन हो गई, अंडर कंस्ट्रक्शन लिखा आ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें यहाँ पर तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो अब हम पेज सोर्स में देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता है हमें। ये पेज सोर्स ओपन हो गया हमारा। बैकग्राउंड इमेज URL नो रिपीट फिक्स, तो बॉडी हो गया, स्टाइल डॉक्यूमेंट डॉट आउटपुट इनर दिस रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक CGI स्क्रिप्ट रन कर रही है हमारे टारगेट सर्वर पे। ठीक है, और तो कुछ हमें इसमें ऐसा कुछ मिला नहीं जिससे हम कुछ समझ सकें इसे। तो हमें ये पता चला है कि CGI स्क्रिप्ट रन कर रही है हमारे टारगेट सर्वर पे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, जैसे हमें पता ही है इसका, इस जो लैब का नाम है हमारा सेल शॉक जो अटैक है वो हमें पता ही है, क्योंकि नाम ही हमारे लैब का वो है। तो तब भी हम nmap की NSC स्क्रिप्ट होती है उसका यूज़ करके हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो सर्वर है ये वर्नेबल है इस अटैक के या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टर्मिनल में चले जाएंगे। nmap की स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो इसकी जो स्क्रिप्ट होगी nmap स्पेस हाइफन स्क्रिप्ट स्पेस HTTP हाइफन शेल शॉक स्पेस हाइफन स्क्रिप्ट हाइफन आर्गुमेंट ARGS से डिनोट करते हैं, HTTP हाइफन शेल शॉक हो गया डॉट URI इक्वल्स टू स्लैश गेट टाइम डॉट CGI और डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो यहाँ पर जैसे हमने अभी देखा था, ये देखिए ये यहाँ पर हमें फाइंड आउट हुई थी ना, एक CGI स्क्रिप्ट रन कर रही है हमारे टारगेट सर्वर पे। तो अब nmap की स्क्रिप्ट रन करता हूँ मैं। ओह सॉरी, इसमें मैंने वो डालना तो भूल ही गया, टारगेट का IP भी हमें मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आउटपुट आ गया हमारा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वर्नेबल HTTP सेल शॉक वर्नेबिलिटी स्टेट क्या है, वर्नेबल है, एक्सप्लॉइटेबल है, CV भी दे दिया इसने। देखिए जो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमें मिला था, CV 2014-6271 दिस वेब एप्लीकेशन माइट बी अफेक्टेड बाय द वर्नेबिलिटी नोन एज सेल शॉक
इट सीम्स द सर्वर इज एग्जीक्यूटिंग कमांड्स इंजेक्टेड वाया मेलिशियस HTTP हेडर। तो ये कितनी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो ऐसी ही जो अटैकर होते हैं ऐसी फाइंड आउट करते हैं। अगर आप कोई भी वनरेबल एप्लीकेशन अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हो तो इतनी ईजिली वो फाइंड आउट कर सकते हैं अटैकर। और आगे अभी हम लैब में देखेंगे कि इस वनरेबिलिटी से क्या क्या कर सकता है अटैकर। तो ये हमें फाइंड आउट हो गई है। तो अगर आप गिटहब में सर्च करोगे तो ये पेज आपको ओपन मिल जाएगा, एक्सप्लॉइट्स CVE 2014-6271। इसमें अब आपको नीचे आओगे ना तो डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे, ठीक है। जब सर्च करोगे आप गूगल में सर्च करके करोगे तो आपको डिफरेंट सेवरल वेज मिलेंगे एक्सप्लॉइट करने के लिए इस फ्लॉ को। अब हमने एक फ्लॉ देखा है अभी, एक्सप्लॉइट इट विथ वन लाइनर। ये वन लाइनर कमांड है, ये पेलोड है बेसिकली। ये पेलोड क्या कर रहा है, ये रीड कर रहा है, ठीक है। ये आर्बिट्री कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है और रीड कर रहा है कंटेंट /etc/PSSWD फाइल का। लिनक्स जिसने करी होगी उसको पता होगा ये फाइल क्या करती है। ये यूज़र डिटेल्स को होल्ड करती है, कंटेन करती है, ठीक है। बहुत सेंसिटिव फाइल होती है ये। तो ये हमारे पास पेलोड मिल गया हमको। इसी पेलोड का हमें यूज़ करना है और अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको परफॉर्म करना है। जो हमारा गोल है, गोल हमारा जो था एग्जीक्यूट आर्बिट्री कमांड्स ऑन द टारगेट मशीन में करना है, ठीक है। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो वापस जाते हैं अपनी मशीन में। ये मैंने पेलोड यहाँ पर कर लिया है कॉपी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बॉबशूट की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें हम रिक्वेस्ट सेंड करके देखेंगे, अलग अलग कमांड्स को रन करेंगे हम और आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे कि हमको आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इस वन लाइनर एक्सप्लॉइट की हेल्प से। तो मैं बॉबशूट को स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पर एक न्यू टैब में बॉबशूट, नेक्स्ट स्टार्ट बॉबशूट, ओके प्रॉक्सी में आ गए, ठीक है। तो ये आ गई हमारी रिक्वेस्ट, यहाँ पे कैप्चर हो गई। अब हमें क्या करना है, इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड कर देता हूँ रिपीटर पे, क्योंकि हमें रिपीट करने हैं, अपने रिक्वेस्ट को सेंड करके देखना है, ठीक है, कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। हमारी जो रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे, पहले हम सिंपली सेंड करते हैं तो HTTP 200 ये मिल गया। द वेबसाइट विल बी ऑनलाइन इन 0 day 23 hours 5 minutes 39 seconds, ठीक है। ये बता रहा है कि ऑनलाइन होगी ये 23 आवर्स के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सिंपली हमने जो इंटरसेप्ट की रिक्वेस्ट उससे मिल गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये देखिए, ये जो हमारी कमांड थी ना, तो हमें जो यूज़र एजेंट नाम का यहाँ पर पैरामीटर है, ठीक है, वहाँ पे हमें अपना जो मेलिशियस पेलोड है वो इंसर्ट करना है, इंजेक्ट करना है मीन्स। तो फिर उसके बाद हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे और देखेंगे आउटपुट हमारा क्या आता है, ठीक है। हमारी रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट हो गई है, हमने उसको रिपीटर पे सेंड कर दिया है। नॉर्मल रिक्वेस्ट को मैंने सेंड करके देखा तो ये हमारा आउटपुट है, ठीक है, ये रिस्पॉन्स है। तो अब हम अपनी मेलिशियस कोड को इंजेक्ट करेंगे यूज़र एजेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से जो हमने वहाँ पर से उठाया था इसको कॉपी कर लेता हूँ और हमने करना है यूज़र एजेंट के अंदर पेस्ट इसे, ये कर दिया पेस्ट। तो अब मैं इसकी रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और हम देखते हैं कि क्या हमको आउटपुट मिला है, हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी
या नहीं होगी, हमारा जो पेलोड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो इसको मैं सेंड करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा जो आउटपुट था ना, जो हमने कमांड इंजेक्ट की थी, जो हमने पेलोड मैलिशियस पेलोड इंजेक्ट किया था, उसका हमें आउटपुट मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये PSSWD फाइल का कंटेंट है जो हमने अपनी मैलिशियस पेलोड में, हमारा ऑब्जेक्टिव जो था, ठीक है, जो हम पेलोड मैलिशियस पेलोड हमने इंजेक्ट किया उसका ऑब्जेक्टिव यही था, रीड करना PSSWD फाइल के कंटेंट को। अब हम इसको चेंज करते हैं और एक बार मैं इसके बदले आईडी डालता हूँ और सेंड करता हूँ। तो ये देखिए यूज़र आईडी आ गई, यहाँ पर ग्रुप आईडी आ गई 111 है। तो इस तरीके से आप आर्बिट्री कमांड्स को रन कर सकते हैं। हमने क्या किया, हमने वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की। हम जो यूज़र था, अगर हम एज ए अटैकर बताऊं तो मैंने फाइंड आउट किया, जो यूज़र था एक वेबसाइट फाइंड आउट की उसकी, और मैंने उसमें nmap की NSE स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने फाइंड आउट किया कि वो जो वेबसाइट है वो वल्नरेबल है या नहीं है। तो आउटपुट में मुझे पता चला कि वो शेल शॉक अटैक से वल्नरेबल है और उसका एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल है, CVE भी उसका एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल है पब्लिकली। तो उस एक्सप्लॉइट को देखकर मैंने एक वन लाइनर एक्सप्लॉइट का यूज़ करा, उससे पेलोड को क्रिएट किया। फिर पेलोड को उसमें मुझे पता चला कि यूज़र एजेंट के अंदर मुझे ये पेलोड को इंजेक्ट करना है, तो मैंने रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट किया विद द हेल्प ऑफ बर्ब शूट, और उस रिक्वेस्ट में यूज़र एजेंट के अंदर मैंने अपना जो मैलिशियस पेलोड था वो मैंने इंजेक्ट करा और रिक्वेस्ट सेंड की, और रिक्वेस्ट सेंड करके मुझे आउटपुट मिल गया। अब ऐसी ही जैसे आईडी है, अब मैं कोई भी कमांड इसमें डालूँगा, ls-lrt डालते हैं, लिस्टनिंग करते हैं ज़रा डायरेक्टरीज और फाइल्स को। ये देखिए ये आ गई, ये डायरेक्टरी है हमारी स्टैटिक, ये फाइल्स है हमारी index.html, gettime.cgi, ठीक है। अब अगर मैं रनिंग प्रोसेसेस देखना चाहूँ तो मेरे टारगेट सर्वर है ps-eaf कमांड में अगर रन करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर मुझे जो प्रोसेस रनिंग है हमारे टारगेट सर्वर पे वो भी मुझे पता चल गई यहाँ पर। तो इस तरीके से कितना डेंजरस होती है, तभी हमेशा मिटिगेशन में बताया जाता है कि आप हमेशा अप टू डेट रखो अपने सॉफ्टवेयर को, या कोई आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अपनी वेबसाइट पे, या कोई प्लगइन्स यूज़ कर रहे हो, या कोई एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हो, तो हर चीज़ जो यूज़ हो रही है आपकी वेबसाइट में वो प्रॉपर अप टू डेट रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी आज की लैब थी जो हमारी इस वल्नरेबिलिटी के अंदर आती है, A9 कैटेगरी के अंदर आती है, यूजिंग कंपोनेंट विथ नोन वल्नरेबिलिटीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस लैब से कि प्रॉपर अपडेट ना रखने की वजह से हम कितने हाई रिस्क पे रहते हैं, हम कितने हाई रिस्क पे होते हैं जब हम कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर का वर्ज़न, आउटडेटेड एक्सटेंशन का वर्ज़न, या प्लगइन्स का वर्ज़न, या कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज़ का हम यूज़ करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशन में। तो ये वीडियो मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन and share your feedback in comment section. Thank you.